अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इस वक्त वजीर आजम इमरान खान की काबीना सख्त इख्तिलाफात का शिकार हो गई है। वजारत तवानाई और पेट्रोलियम को अपने काम में दूसरी वजारतों की तरफ से मुदाखलत की शिकायत है और ये शिकायत ज्यादा असद उमर और अली जैदी से है। असद उमर जो काबीना की कमेटी बराए तवानाई की सरबराही करते हैं और अली जैदी जो उस कमेटी के मेंबर हैं, इन दोनों की मुदाखलत से वजारत तवानाई और पेट्रोलियम खुश नहीं है और इसका नुकसान मुल्क को हो सकता है, क्योंकि पिछले 3 सालों में वजारत पेट्रोलियम और वजारत तवानाई के गलत या ताखीर से फैसलों से मुल्क को 122 अरब रुपए का नुकसान पहले ही हो चुका है। और फिर वजीर आजम ने पहले नदीम बाबर को हटाया, फिर उमर अयूब से वजारत ली, हम्माद अजहर को वजीर लगाया, ताबिश गौहर को मामले खुसूसी की जिम्मेदारी दी, मगर अब इस वजारत में मुदाखलत की शिकायत है। और ये मामला एंग्रो टर्मिनल की ड्राई डॉकिंग से शुरू हुआ, जब अली जैदी एंग्रो कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रहे थे, साथ ही ड्राई डॉकिंग की इजाजत देने के खिलाफ थे। मगर वजारत तवानाई और पेट्रोलियम बैनुल अक़वामी क़वानीन और ऑब्लिगेशंस को देखकर फैसला कर रही थी। साथ ही वजारत तवानाई और पेट्रोलियम आने वाली सर्दियों की डिमांड को देखते हुए एंग्रो ड्राई डॉकिंग के बाद आने वाले 780 MMCFD के जहाज को रखना चाहती है। दूसरे टर्मिनल को भी पूरी कैपेसिटी यानी 750 MMCFD पर चलाना चाहती है, जिसके लिए सुइस साउथ के नेटवर्क में मौजूद 300 MMCFD की इजाफी कैपेसिटी थर्ड पार्टी एक्सेस के तहत इन दोनों टर्मिनल्स को देनी पड़ेगी। मगर यहाँ भी वजारत तवानाई और पेट्रोलियम को शदीद मुदाखलत और दबाव का सामना है और उन पर यह दबाव डाला जा रहा है कि 2 नए LNG टर्मिनल्स जिन पर आज अगर काम शुरू होगा तो 2 से 2.5 साल में वो मुकम्मल होंगे, उन्हें ये इजाफी 300 MMCFD की कैपेसिटी दे दी जाए और पहले से मौजूद टर्मिनल्स को ना दी जाए। मगर वजारत तवानाई और पेट्रोलियम परेशान है कि आने वाली 2 सर्दियों और 2 गर्मियों में गैस की कमी से कैसे निपटा जाएगा। ज़राए का दावा है कि हम्माद अजहर और ताबिश गौहर अपने काम और वजारत में मुदाखलत से परेशान हैं और उन्होंने शिकायत वज़ीर आज़म तक भी पहुंचाई है और वज़ीर आज़म इस बात पर राजी हैं कि मौजूदा टर्मिनल्स की पूरी कैपेसिटी इस्तेमाल की जाएगी और एंग्रो का बड़ा जहाज वापस नहीं किया जाएगा। हमने काबीना में इख्तिलाफात और एंग्रो के बड़े जहाज को रखने और इन सर्दियों में इस्तेमाल करने के हवाले से ताबिश गौहर से पूछा था तो उन्होंने वाज़ेह किया था कि पूरी तरह मौजूदा टर्मिनल्स की कैपेसिटी इस्तेमाल करनी चाहिए। ऐप पे ना डालें, ये क्या काबीना के अंदर अपनी लड़ाई का मसला है कि लॉबिंग हो रही है। एक तरफ आप हैं, आपने 29 जून को ट्वीट किया कि जो एक्सेस कैपेसिटी मौजूद है टर्मिनल की, आप उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं क्योंकि सर्दियों में क्राइसिस आ रहा है और जब क्राइसिस आएगा तो बुरा भला आपको और हम्माद अजहर साहब को कहा जाएगा, इसलिए आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। मगर एक तरफ दूसरी लॉबी है जो चाहती है कि आप जो एग्जिस्टिंग टर्मिनल हैं उनको ये कैपेसिटी ना दें, बल्कि नए टर्मिनल को ये कैपेसिटी दे दें ताकि नए टर्मिनल आ सकें, जिसमें ये सारा का सारा मामला फंसा हुआ है। हमने अगले 2 से 3 साल जब तक के नए टर्मिनल नहीं आएंगे, मेरी ज़ाती राय यह है कि जो मौजूदा टर्मिनल्स हैं उनकी इजाफी सलाहियत को पूरी मुकम्मल तौर पर बरूपाल लाना है ताकि सर्दियों के मौसम में और गर्मी के मौसम में भी, आजकल जबकि तरबेला में पानी कम हो गया है और हमें मजबूरन फर्नेस ऑयल चलाना पड़ रहा है, उस वक्त भी हम जो इजाफी सलाहियत है उसको पूरा इस्तेमाल करते हुए LNG की जो दरामद है उसको ज़्यादा कर सकें। वजारत की तरफ से नैब पर इल्ज़ाम लगाया गया तो एंग्रो के सदर से भी हमने पूछा कि क्या नैब रुकावट है, तो उन्होंने इसका भी जवाब दिया। फिर वजारत रुकावट है तो उन्होंने उसका भी जवाब दिया। क्या नैब का केस जो है इस टर्मिनल के हवाले से वो रुकावट है? आप मुझे एक बात बताएं, 2019 में ECC ने अप्रूव किए TPA रूल्स, 2020 के अंदर ECC अप्रूव करती है, CCOE अप्रूव करती है, कैबिनेट अप्रूव करती है। आपके ख्याल में क्या ये समरी लॉ डिवीजन नहीं गई होगी? आप ये सवाल उनसे पूछें। क्या कोई वजारत रुकावट है फिर इसमें? आप भी चाहते हैं, आपके मिनिस्ट्री भी चाहती है, बड़ा टर्मिनल है, सर्दियां आ रही हैं, गर्मियों में क्राइसिस है, सर्दियों में पता नहीं क्या हाल होगा, पिछली सर्दियां हमने मुश्किल भुगती हैं, कोई क्या वजारत रुकावट है इस बात? देखिए शाहजेब, अरशद महमूद साहब, ताबिश गौहर साहब, हम्माद अजहर साहब को मेरे ख्याल से 6 महीने भी नहीं हुए हैं अपनी जगह संभाले हुए। इनके अलावा कोई वजारत रुकावट है क्या? और इन्होंने, देखिए शाहजेब, हमने कॉर्पोरेट लाइफ में एक ये चीज़ सीखी है कि जो फाइनेंस का काम है ना वो फाइनेंस से पूछा जाता है, HR से नहीं पूछा जाता। हमारा जो ताल्लुक है वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से है, हमारा ताल्लुक सेक्रेटरी पेट्रोलियम, SAPM पेट्रोलियम एंड पावर एंड मिनिस्टर ऑफ एनर्जी। यानी गैर मुतल्लिका वजारतों की मुदाखलत की हर तरफ से बातें सामने आ जरूर रही थी। इससे पहले दिलचस्प बात यह है कि असद उमर ने कह दिया था कि उन्हें खुद वजीर तवानाई ने बताया है कि दूसरा टर्मिनल पूरी कैपेसिटी पर इस्तेमाल होगा। साथ ही उन्होंने कोताही की भी बात की थी।
जहाँ तक इसकी गैस की बात कर रहे हैं, ये मैंने कल सवाल एनर्जी मिनिस्टर से पूछा था और उन्होंने मुझे ये बताया कि इस पीरियड के अंदर, जिसके अंदर ये एक हफ्ते के लिए ड्राई डॉकिंग की वजह से आपके पास एक टर्मिनल अवेलेबल नहीं होगा या लिमिटेड कैपेसिटी में अवेलेबल होगा, तो जो दूसरा टर्मिनल है उसकी पूरी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करने के लिए गैस अरेंज कर ली गई है। तो वो 600 के बजाय 750 MSCFD वहाँ से गैस लेके आएंगे। ये कल ही मैंने उनसे पूछा था और उन्होंने इसका मुझे जवाब दिया। दिलचस्प सूरत हाल है। असद उमर कह रहे थे कि उन्हें खुद वज़ीर तवानाई ने बताया था कि दूसरा टर्मिनल पूरी कैपेसिटी पर इस्तेमाल होगा, मगर हम्माद अज़हर और ताबिश गौहर ने जब मीडिया पर आए तो ऐसी कोई बात नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि दूसरे टर्मिनल पर तो लिटिगेशन का मसला है और पहले टर्मिनल पर नैब का मसला है। टर्मिनल जो पहला वाला है उसमें नैब की कार्रवाई हो रही है और उनकी भी बड़ी सख्त बंदिश है कि इजाफी तो उनकी कैपेसिटी उसको इस्तेमाल ना किया जाए, उसको हल करने की हम कोशिश कर रहे हैं। दूसरा जो टर्मिनल है उसमें भी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन चल रही है, लेकिन हम उसके बावजूद उनसे बातचीत कर रहे हैं कि सर्दियों से पहले ये मामला तय हो जाए। उसके ऊपर नैब के केसेस चल रहे हैं और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन चल रही है। जब तक वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेटल नहीं होती, हमारे पे भी एक ममानियत है कि हम नहीं कर सकते। फिर 9 जुलाई को जफर भुट्टा की खबर के मुताबिक काबीना की कमेटी बराए तवानाई ने ड्राई डॉकिंग के दौरान LNG टर्मिनल की इजाफी कैपेसिटी को इस्तेमाल करने के काबीना के फैसले पर अमल न करने पर गैस कंपनियों पर बरहमी का इजहार किया। काबीना की कमेटी बराए तवानाई के इजलास के दौरान असद उमर ने पेट्रोलियम डिवीजन को सख्त तनकीद का निशाना बनाया कि उन्होंने 1.5 साल पहले के वफाकी काबीना के फैसले पर अमल क्यों नहीं किया, जिसके तहत पावर सेक्टर LNG के दूसरे टर्मिनल की इजाफी कैपेसिटी को इस्तेमाल कर सकता है। खबर के मुताबिक PLL ने ड्राई डॉकिंग के दौरान LNG दरामदाद करने के हवाले से कोई प्लानिंग नहीं की, जबकि दूसरे टर्मिनल के पास 150 MMCFD की इजाफी कैपेसिटी मौजूद है, मगर इस हवाले से PLL ने कोई मंसूबाबंदी नहीं की। जराये के मुताबिक अगर दूसरे टर्मिनल की इजाफी 150 MMCFD की कैपेसिटी इस्तेमाल कर ली जाती तो 1/4 बहरान पर काबू पाया जा सकता था। PLL ने ना खुद LNG इंपोर्ट की, ना ही प्राइवेट सेक्टर को उसकी इजाजत दी और ड्राई डॉकिंग के दौरान PLL सिर्फ एक कार्गो $13.4 के रेट पर इंपोर्ट कर सका। खबर के मुताबिक 3 सालों के दौरान PLL की तरफ से LNG के दूसरे टर्मिनल को पूरी कैपेसिटी पर इस्तेमाल ना करने की वजह से LNG के सार्फिन $99 मिलियन कैपेसिटी चार्जेस की मद में अदा कर चुके हैं। जरा के मुताबिक असद उमर ने प्राइवेट सेक्टर को LNG इंपोर्ट करने की इजाजत के फैसले पर अमल दरामद ना करने पर भी बरहमी का इजहार किया। और अब जफर भुट्टा की खबर के मुताबिक वफाकी वजीर असद उमर को काबीना की कमेटी बराए तवानाई की सरबराही से हटाया जा सकता है, क्योंकि कमेटी के अराकीन के दरमियान आपसी लड़ाई की वजह से वजीर आजम मुदाखलत पर मजबूर हो गए हैं ताकि मामलात को ठीक किया जा सके। काबीना की कमेटी बराए तवानाई के सरबराह असद उमर और वफाकी वजीर अली जैदी की मुदाखलत की वजह से कमेटी में तलखी पैदा हो गई है और इस तलखी में उस वक्त इजाफा हुआ जब वफाकी वजीर आजम सवाती की सरबराही में ड्राई डॉकिंग के मामले की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दी गई। जराये के मुताबिक मामले खुसूसी ताबिश गौहर और वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने वफाकी वजीर अली जैदी के वजारत तवानाई के मामलात में मुदाखलत पर एहतजाजन कमेटी की आखिरी 2 मीटिंग्स का बॉयकॉट किया और मामलात उस वक्त मजीद खराब हुए जब आजम सवाती ने एक बाहर के बंदे को कमेटी में शामिल किया। जराये के मुताबिक आजम सवाती की कमेटी ने वजारत तवानाई को 29 सवालात भेजे हैं जो वजीर तवानाई और सेक्रेटरीज की तरफ इशारा करते हैं। खबर के मुताबिक कमेटी का सवालनामा मिलने के बाद सेक्रेटरी पेट्रोलियम और सेक्रेटरी तवानाई ने वजीर तवानाई और मामले खुसूसी ताबिश गौहर से शिकायत की और कहा कि वो इस माहौल में काम नहीं कर सकते। इसके बाद हम्माद अजहर और ताबिश गौहर ने वजीर आजम से मुलाकात की और अली जैदी की शिकायत लगाई। जराये के मुताबिक वजीर आजम ने अली जैदी को हिदायत की कि वो वजारत तवानाई के मामलात में मुदाखलत ना करें। खबर के मुताबिक पहले ताबिश गौहर, उमर अयूब और नदीम बाबर से इख्तिलाफात की वजह से इस्तीफा दे चुके हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि हफ्ते को बिजनेस रिकॉर्डर में खबर आई कि ताबिश गौहर को ओहदे से फारिग किया जा सकता है। खबर के मुताबिक इस्लामाबाद में ताबिश गौहर को ओहदे से हटाए जाने की कयासराइयां हो रही हैं। जराये के मुताबिक फैसला साजों ने एनर्जी सेक्टर के तजर्बाकार अफराद से रब्ता करने की शुरू कर दिए हैं और वफाकी वज़रा एक दूसरे के आमने सामने इस तरीके से नजर आ रहे हैं। कभी किसी के ओहदे से हटाए जाने की बात हो रही है, कभी किसी के हटाए जाने की बात हो रही है और आपसी लड़ाई के दौरान एक और बहरान जन्म ले रहा है। साथ ही एक तरफ हुकूमत ने रूस के साथ नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन की तामीर के तरमीमशुदा मुआहदे का क्रेडिट लिया और दूसरी तरफ उसके मुतबादिल मंसूबे की तैयारी भी शुरू कर दी है, जिस पर रूस ने भी तशवीश का इजहार किया है। साथ ही मुश्ताक गुमन की खबर के मुताबिक वजीर आजम के मामले खुसूसी बराए पेट्रोलियम और तवानाई के करीबी ज़राए ने बताया है कि रूस ने पाकिस्तान की तरफ से $2.5 अरब की पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन मंसूबे के मुतबादिल मंसूबे की खबरों पर तशवीश का इजहार किया है। खबर के मुताबिक 12 रुकनी रूसी वफ्द की आमद से पहले वजारत खारजा ने वजारत पेट्रोलियम को रूसी हुकूमत के खदशात से आगाह किया। वफ्द आज पाकिस्तान पहुंच रहा है और 4 दिन तक पाकिस्तान में ही रहेगा। खबर के मुताबिक वजारत पेट्रोलियम ने पहले रूस के साथ
56 डायामीटर की पाइपलाइन बिछाने पर रजामंदी जाहिर की और अब 42 डायामीटर की पाइपलाइन पर गौर हो रहा है। लाहौर की एक कंपनी जिसकी वजारत पेट्रोलियम में अहम शख्स के साथ करीबी ताल्लुकात हैं, वो पाइपलाइन बिछाना चाहती है। इसके अलावा अमरीकी सिफारतखाने ने रूसी वफ्द के दौरे से पहले वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी ताबिश गौहर से मुलाकात की और गैस पाइपलाइन मंसूबे की तफसीलात ली। इस मुलाकात के बाद कुछ स्टेक होल्डर्स ने खदशा जाहिर किया कि रूसी वफ्द की मुलाकात से पहले अमरीकी हुकाम से मुलाकात से कन्फ्यूजन फैल रहा है और उसे आला सतह पर पसंद नहीं किया जाएगा। रूस 2015 से अहमियत के हामिल मंसूबों पर पाकिस्तान के साथ ऑन बोर्ड है, मगर साथ ही हुकूमत दूसरे ऑप्शन पर भी गौर कर रही है। अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत ने ऐलान किया था कि रूस के साथ मिलकर गैस पाइपलाइन बिछा रहे हैं। वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर ने भी इस बात की तस्दीक की और बताया कि 2015 में जो पाइपलाइन का मंसूबा नून लीग अधूरा छोड़ गई थी, हमने उसकी तस्दीक की है। आपने रशिया की बात की, मैंने रशिया का वो आईजीए देखा जो आप साइन करके गए थे 2015 में, उसकी हमें तरमीम करनी पड़ी है। पिछले महीने मॉस्को में तरमीमी इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट साइन हुआ है, क्योंकि आपने जो पिछला अग्रीमेंट साइन किया था उसके अंदर ना कोई स्ट्रक्चर था, ना कोई खाका था, ना रशियंस को पता था कि आप क्या बात कर रहे हैं, ना पेट्रोलियम डिवीजन को पता था कि क्या बात कर रहे हैं। अब यहाँ भी हर वजीर अलग अलग बात करता नजर आया। हम्माद अज़हर ने कहा कि हमने रूस के साथ तरमीम करके पिछले महीने मुआहदा किया है, नून लीग ने दुरुस्त मुआहदा नहीं किया था, मगर ताबिश गौहर ने कहा कि इसलिए अमल दरामद नहीं हो सका, इसलिए पाइपलाइन नहीं बनी कि रूस पर पाबंदियों का मसला था। फिर ताबिश गौहर ने वज़ीर आज़म को मशवरा भी दिया कि रूस के साथ नहीं, पाकिस्तान की गैस कंपनियों से पाइपलाइन बनवानी चाहिए, रूस की शराइत पूरी नहीं कर सकते, पाकिस्तान से जल्दी और सस्ती पाइपलाइन बन जाएगी। 2023 तक हमें ये लाइन हर सूरत में मुकम्मल करनी है। जो हालिया दौर में शराइत सामने आई रशिया की, वो अगर मैं मजमूई तौर पे समझाना चाहूँ तो वो ये है कि जिस तरह IPPs के साथ मुआहदे हुए पावर सेक्टर में, जिसमें शरह मुनाफा जो था वो गारंटी किया गया 18% पे और मुख्तलिफ किस्म की मराद दी गई, उनका ख्याल ये है कि उन्हीं मेयार पे उनके साथ भी मुआहदा होना चाहिए, जो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। तो अगर किसी भी वजह से खुदा न खास्ता ये मामला उनके साथ तय नहीं पाया जा सकता, तो हमारी जो दो सुई कंपनीज हैं, सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न, हम ये पाइपलाइन खुद बिछा सकते हैं, निस्बतन सस्ती बिछा सकते हैं, निस्बतन जल्दी बिछा सकते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि 8 माह पहले भी नदीम बाबर ने रूस के साथ गैस पाइपलाइन के हवाले से ऐलान किया था और कहा था कि फरवरी मार्च में तो काम भी शुरू हो जाएगा। पिछले हफ्ते आप सब ने देखा होगा कि हमारा रशियंस के साथ MOU रिवाइज करके हमने साइन किया नॉर्थ साउथ पाइपलाइन बनाने के लिए। हमने इस पाइपलाइन का साइज़ भी बढ़ा दिया है, अब ये 1.6 BCF कैरी करेगा, इसका डाया भी बढ़ा दिया है और इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि फरवरी मार्च में इस पे हम फिज़िकली ग्राउंड पे काम शुरू कर देंगे। इस पर लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। यानी पिछले साल नवंबर में तरमीम करके ऐलान किया कि तरमीम कर दी है, फरवरी में तो पाइपलाइन पे काम भी शुरू हो जाएगा। फिर फरवरी गुजर गया तो मई में दोबारा तरमीम शुदा मुआहदे पर दस्तखत किए और हम्माद साहब ने वादा किया कि हमने ठीक किया है, नून लीग ने ठीक मुआहदा नहीं किया था। और अब हुकूमत कह रही है और ये दावा कर रही है कि रूस के साथ ये पाइपलाइन बना लें या लोकल कंपनियों के साथ, क्योंकि जो रूस के साथ बनाएंगे वो देर से बनेगी और महंगी बनेगी। दूसरी तरफ जून की गर्मियों में गैस का बहरान आया और अब इस साल गैस का दूसरा बहरान आने का खदशा है। सितंबर अक्टूबर में LNG की फराहमी मुतासिर होने का खदशा है। LNG नहीं होगी तो फिर से हुकूमत फर्नेस ऑयल और डीजल से महंगी बिजली बनाएगी, क्योंकि हुकूमत ने जब LNG टेंडर्स खोले तो सितंबर और अक्टूबर के लिए स्पॉट के महंगे रेट मिले, जिसकी वजह से हुकूमत ने टेंडर मनसूख कर दिए और अब इन दोनों महीनों के लिए तवील मुद्दती मुआहदों के अलावा गैस दस्तयाब ही नहीं होगी। द न्यूज़ में खालिद मुस्तफ़ा की खबर के मुताबिक सितंबर और अक्टूबर में एक बार फिर LNG का बहरान जन्म लेने का खदशा है, क्योंकि हुकूमत ने इन दोनों महीनों के लिए स्पॉट पर 8 LNG कार्गोज खरीदने से इनकार कर दिया है। सितंबर और अक्टूबर के लिए स्पॉट पर कार्गो के रेट $13.60 से $16 फी MMBTU मिले, यानी तेल की कीमत का 20% से भी महंगे तक रेट आए हैं। पाकिस्तान LNG ने सितंबर और अक्टूबर के लिए 4 कार्गोज के टेंडर्स किए। अगर मार्केट में कीमतें कम हुई तो PLL दोबारा से टेंडर जारी करेगा। वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक अगर आलमी मंडी में LNG की कीमतें कम ना हुई तो हुकूमत के पास ज़्यादा फर्नेस ऑयल और डीजल खरीदने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। यानी हुकूमत सितंबर और अक्टूबर में भी महंगी बिजली बनाएगी और बोझ अवाम पर पड़ेगा। गुज़िश्ता बरस और उससे पहले जब कोरोना की वजह से भी कीमतें नीचे गई तो हुकूमत क्रेडिट ले रही थी कि तवील मुद्दती मुआहदों में फंस गए हैं, स्पॉट पर सस्ती मिल रही है और अब स्पॉट पर बहुत महंगी गैस मिल रही है और हुकूमत जो मुआहदे हैं, जो स्पॉट की बिड्स हैं, उन्हें मनसूख कर रही है, नहीं ले रही है। इस पर बात करने के लिए तमाम सूरत हाल पर हमने वफाकी वज़ीर असद उमर साहब को दावत दी, मगर वो मसरूफ़ थे। हमने वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर और अली जैदी को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, मगर उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। प्रोग्राम में बड़ी शामिल करते हैं।
आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात 25 जुलाई को होने हैं। मरियम नवाज इसके लिए जोरों शोर से इंतखाबी मुहिम चला रही हैं और अब वज़ीर आज़म इमरान खान 17 जुलाई को आज़ाद कश्मीर जाएंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि उन्होंने वज़ीर आज़म से आज़ाद कश्मीर में 6 जलसे करने की दरख्वास्त की है। मरियम नवाज इमरान खान की हुकूमत और उनकी पॉलिसियों पर भी खुलकर तनकीद कर रही हैं और बार बार इलेक्शन चोरी होने की बात भी कर रही हैं। मरियम नवाज ये भी कह रही हैं कि अगर आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की गई तो नून लीग शदीद मुज़ाहमत करेगी। साथ ही ये वाज़ेह नहीं है कि नून लीग की अपनी सिमत कौन तय करेगा। सदर शहबाज शरीफ हैं, पीडीएम में नून लीग की नुमाइंदगी शहबाज शरीफ कर रहे हैं, पीडीएम से मरियम नवाज गायब हैं और आज़ाद कश्मीर इंतखाबात की मुहिम से शहबाज शरीफ गायब हैं। और आज मरियम नवाज ने नवाज शरीफ के बयानी से मुताल्लिक अहम बात की। मरियम नवाज का आज कहना था कि नवाज शरीफ ने जिन लोगों पर तनकीद की, इसे किसी इदारे पर तनकीद का नाम ना दिया जाए। वो वक्त दूर नहीं है जब सब वही जबान बोलेंगे जो नवाज शरीफ बोल रहे हैं। नवाज शरीफ ने जिन लोगों पर तनकीद की, उसको किसी इदारे पर तनकीद का नाम न दिया जाए, इसलिए कि उन लोगों ने जो काम किए उसका नुकसान न सिर्फ पाकिस्तान को और कश्मीर को पहुंचा, बल्कि इदारों को खुद भी उसका नुकसान पहुंचा है। अगर अब पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता अपनाना है तो इदारों को भी नवाज शरीफ के बयानिए पर चलना होगा। वो वक्त दूर नहीं कि सब वही जबान बोलेंगे जो आपका लीडर नवाज शरीफ बोल रहा है। नून लीग अब क्या सोच रही है, हमारे साथ हसन इकबाल साहब मौजूद। इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। इकबाल साहब, सबसे पहले ये धांधली के इल्जामात पहले ही लगाना शुरू कर दिए तो हुकूमत ये कह रही है कि आपको इलेक्शन हारता हुआ दिख रहा है, इसलिए आप पहले ही ये नैरेटिव बनाना चाहती हैं मरियम नवाज साहिबा कि जी हमारे साथ धांधली होगी, क्योंकि आप हार जाएंगे वैसे ही। अब हुकूमत वहां आपकी है, कौन आपके खिलाफ धांधली करेगा? शाहजेब देखिए, आज कौमी असम्बली में हम ही ने नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी के जो लीडर हैं उन्होंने भी इस बात पे कहा कि वफाकी वजीर अमूर कश्मीर खुल्लम खुला वहाँ पैसे बांट रहे हैं। और देखिए, जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है उसके अंदर हमने जितनी इस्लाहात की थी और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को जो ऑटोनॉमी दी थी वो इस हुकूमत ने आते साथ ही सल्ब कर ली थी। और आज ये आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के अंदर अपने चीफ सेक्रेटरी के ज़रिए और अपनी इंतज़ामिया के ज़रिए और कश्मीर अफेयर्स मिनिस्ट्री के ज़रिए उसकी आज़ादी सल्ब करके मनमानी कर रहे हैं, इंतज़ामी तौर पे पूरी खुल्लम खुला मुदाखलत कर रहे हैं। और मैं ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हुकूमत जो कर रही है ये कश्मीर कॉज के साथ सबसे बड़ी बददियानती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर जो भारत के कंट्रोल में है, हमारा बयानिया यही है कि वहाँ पर भारतीय हुकूमत धांधली करती है और कश्मीरियों के वोट को इज्जत नहीं देती। और अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर भी इस हुकूमत ने वोट को चुराया और आज़ाद मुनसिफाना इंतखाब ना होने दिया तो ये कश्मीर के कॉज को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। मतलब अगर वफाक में वो हुकूमत में है तो प्री इलेक्शन तो जाकर अनाउंसमेंट्स करना, या एक वीडियो आई तो उसका तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी ले लिया। अब इलेक्शन कमीशन वहां पर आज़ाद, हुकूमत अगर वहां पर आपकी, तो ये धांधली कैसे कर लेंगे? देखिए, हुकूमत के लिए वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि कोई भी हुकूमत आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन जीतना चाहेगी, वरना उसके खिलाफ बयानिया बनेगा कि कश्मीर के अवाम ने उसको मुस्तरद कर दिया है। मगर ये धांधली कैसे कर लेंगे जो आप ऑलरेडी कह रहे हैं, क्योंकि जिसकी वफाक में हुकूमत हो रिवायती तौर पर वो जीत जाता है आज़ाद कश्मीर में। हाल ही में देखा है कि वफाकी हुकूमत ने सीनियर सतह की इंतजामी तबादले वहां पर किए हैं और इन इंतजामी तबादलों को इस इलेक्शन के दौरान करने का क्या मकसद है कि ये अपने मनपसंद अफसरान के जरिए इंतजामी मशीनरी को इलेक्शन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। और उस वक्त जो वहां पर हुकूमत है, निगरान हुकूमत है, उसको गैर फाल करना चाहते हैं कि उसकी मैं खुद गिलगित बल्तिस्तान में गया था और वहाँ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिला और जब शिकायत दी, जब वहाँ इलेक्शन था, उन्होंने कहा जी मैं बेबस हूँ, मेरी तो चीफ सेक्रेटरी भी बात नहीं सुनता। तो मैंने कहा आप फिर इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? और आपको शायद मालूम नहीं कि गिलगित बल्तिस्तान में वो धांधली के ऊपर आंखें बंद करने के ऊपर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उन्हें हुकूमत ने इनाम के तौर पे एक्सटेंशन भी दी और उनकी मरात में भी इजाफा कर दिया गया है। अच्छा, फिर ऐसा बात साहब मुझे ये बताइएगा कि अगर धांधली होती नजर आ रही है तो यही वजह है कि शहबाज शरीफ साहब खुद बिल्कुल पीछे हट गए हैं। हालांकि खबरें तो ये थी वो मुदाखलत नहीं चाहते मरियम नवाज बैक सीट पर रहें, और उन्होंने मरियम नवाज को खुली तरीके से कहा है कि जी आप आज़ाद कश्मीर की कैंपेन करें ताकि आप जब इलेक्शन हारेंगे और हुकूमत जीतेगी तो शहबाज शरीफ पार्टी के अंदर भी बता सकें कि जी देख लें कितना बयानिया और कितना क्राउड पुलर है मरियम नवाज साहिबा, इलेक्शन हार के आ गई।
नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, इलेक्शन हारने का ताल्लुक क्राउड पुलिंग से नहीं है या कैंपेनिंग से नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान में जहां पर मुस्लिम लीग नून ने तारीख की सबसे बड़ी डेवलपमेंट की थी और तारीख का सबसे ज्यादा पुरअमन दौर 5 साल दिया था, हमें इंतजामी धांधली के जरिए और पोस्टल बैलेट्स के जरिए मैं वो बातें करना नहीं चाहता जिससे कि हमारी सिक्योरिटी के हवाले से भी कुछ खदशात पैदा हो सकते हैं। जिस तरह के सबूत हमारे पास आए, मैं आपको अगर किसी वक्त ऑफ कैमरा बताऊं, आप खुद दंग रह जाएंगे। तो लिहाजा मैं फिर कहूंगा कि तमाम कौमी इदारों का फर्ज है कि इस बात को यकीनी बनाएं कि कश्मीर के अंदर कोई मुदाखलत इंतजामिया के अंदर और इलेक्टोरल प्रोसेस में ना हो, क्योंकि इसका ताल्लुक हमारे कश्मीर के मौक़िफ़ के साथ है। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर भी धांधली का शोर मचा तो उधर मकबूजा कश्मीर में भी धांधली का जब शोर मचता है, हम उसके ऊपर बात करने के काबिल नहीं रहेंगे। ऐसे बात सब साथ में बताइएगा, आप इस मुतालबे को सेकंड करते हैं जो कि फवाद चौधरी साहब ने किया है कि जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं शहबाज शरीफ के आप लोगों के, उनको बराह रास्त दिखाया जाए? मैं तो बहुत देर से कह रहा हूं, और आप देखिए ये जो हुकूमत के वजीर और मुशीर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये मीडिया ट्रायल करते हैं। आज आप मुझे बताइए कि किस अथॉरिटी के ऊपर शहजाद अकबर साहब मुकालमे बता रहे हैं कि जो उनके बकौल FIA के अफसरान और हमजा शहबाज साहब के दरमियान हुए हैं। इससे तो साफ जाहिर होता है कि ये सब एक पॉलिटिकल ड्रामा है। अगर वो इंक्वायरी हो रही है तो वो शहजाद अकबर साहब को वर्बैटम किस तरह आ रही है, और अगर ये मुकालमेबाजी एक सरकारी अफसर के नाम को लेकर कर रहे हैं तो ये सरकारी अफसर की पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। इसी तरह यही शहजाद अकबर साहब कागज लहराया करते थे जब नैब का केस चल रहा था, और जब हाई कोर्ट में 3 फाजिल जजों के सामने शहबाज शरीफ साहब का केस किया, उन्होंने कहा कि हमारे सामने तो कोई करप्शन का नैब ने सबूत पेश नहीं किया है। तो ये मीडिया ट्रायल करते हैं मेरे खिलाफ। तो इसके लिए आप राजी हैं फिर जो चीफ जस्टिस से मुतालबा कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब के, आप सबके केसेस लाइव नशर किए जाएं, हम देखें? जी बिल्कुल, हम तो ये कहते हैं कि जो ट्रायल है वो लोगों को पता चले कि किस किस्म के भोंडे इन्होंने केसेस बनाए हैं। मैं आपको एक और मिसाल देना चाहता हूं। अभी अल्लाह का शुक्र है नारोवाल स्पोर्ट सिटी का तो खत्म हो गया, तफसीली फैसला आ गया और लोगों को पता लग गया। 2 साल हुए हैं, वजीर मवासलात ने मुझ पे 70 अरब रुपया कमीशन मुल्तान सक्खर मोटरवे लेने का इल्जाम लगा रखा है। वो कहाँ है JIT? 2 साल हो गए, उसकी जेब भी नहीं बनी। वो कहा था कि डेट कमीशन को हमने इंक्वायरी दी है, वो किधर है डेट कमीशन की रिपोर्ट? हम देखना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि हुकूमत डेट कमीशन का क्या नतीजा निकला, वज़ीर-ए-आज़म ने 6 महीने का कहा था, वो भी बताया। नैब से हमने जरूर पूछा मुल्तान सक्खर मोटरवे का, तो उन्होंने कहा कि वो इस हवाले से कोई तहकीकात नहीं कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया असर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आम खबर है उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हुकूमत जस्टिस कादी फाइज ईसा से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले से खुश नहीं है और किसी भी तरह इस फैसले को कलअदम करार दिलवाना चाहती है, और इस हवाले से अब हुकूमत ने एक जारहाना और गैर मामूली पोजीशन ले ली है। और जस्टिस फाइज ईसा के हक में जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के अक्सरियती जजेस ने दिया था, इस फैसले को जानिबदारी पर मबनी फैसला करार दिया है और लार्जर बेंच की तश्कील पर भी सवालात उठा दिए हैं। और जराए से खबरें सामने आ रही हैं कि जो सख्त ज़बान हुकूमत ने अपनी अपील में इस्तेमाल की है, उस हवाले से हुकूमती कानूनी टीम के कुछ लोग खुश नहीं हैं और उन्हें इस ज़बान पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने अक्सरियती यानी 6 जजेस की राय से जस्टिस फाइज ईसा की नजरसानी अपील मंजूर की और उनके खिलाफ तमाम मुतल्लिका फोरम्स पर चलने वाली कार्रवाई को खत्म कर दिया था। मगर इस फैसले से हुकूमत मुतमईन नहीं हुई और फिर 25 मई को वफाकी हुकूमत ने इस केस में क्यूरेटिव रिव्यू पटिशन दायर की, यानी नजरसानी फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दायर की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के दफ्तर ने कुछ एतराज़ात उठाए और फिर वज़ारत कानून ने रद्द अमल देते हुए कहा था कि एतराज़ात को दूर करके दोबारा दरख्वास्त दायर की जाएगी। और अब वफाकी हुकूमत ने अपनी क्यूरेटिव रिव्यू पटिशन में रजिस्ट्रार के एतराज़ात पर अपील इन चैम्बर दायर कर दी है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि दूसरी नजरसानी की दरख्वास्त की इजाज़त नहीं है, मगर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3), 187 और 188 के तहत अपने फैसलों पर नजरसानी कर सकती है। इसलिए क्यूरेटिव रिव्यू पटिशन दायर की गई है। क्यूरेटिव रिव्यू पटिशन पर रजिस्ट्रार की जानिब से लगाए गए एतराज़ात को मुस्तरद किया जाए। हुकूमती अपील के मुताबिक अप्रैल 26 के फैसले ने अमूमी तौर पर अदालती एहतसाब का दरवाज़ा बंद कर दिया है।
अक्सरियती फैसले ने अदालती एहतसाब के मयार को कमजोर कर दिया है। ये फैसला गैर कानूनी है और उसने सुप्रीम कोर्ट के आला जजेस को एक शील्ड फराहम कर दी है कि वो नजरिया आज़ादी अदलिया के पीछे सिर्फ अदालती एहतसाब से बचने के लिए छुप सकें। हुकूमती अपील के मुताबिक अदालती आज़ादी के तस्वुर का मकसद इनफिरादी तौर पर जजेस को फायदा पहुंचाना नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जस्टिस फाइज ईसा को क्लियर करार देकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के किरदार में मुदाखलत की गई है। हुकूमती अपील के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ इस्लामी उसूलों और जदीद कवानीन के खिलाफ नहीं बल्कि उन आला अखलाकी उसूलों के भी खिलाफ है जो जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में वज़ा की गई हैं। हुकूमती अपील के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया को इस्तिस्ना फराहम कर दिया है, चाहे वो इंडिपेंडेंट हैं या नहीं। साथ ही फैसले ने जस्टिस फाइज ईसा के ज़ेरे किफालत बच्चों के असासों और माली मामलात की तफ्तीश से भी इस्तिस्ना फराहम कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, इस फैसले ने आला अदालतों के जजेस को भी छूट फराहम की है, बिलखुसूस जस्टिस फाइज ईसा को, कि वो अपनी अहलिया और बच्चों के नाम पर गैर मुल्की असासों की वजाहत करें, जो इस हवाले से कोई जवाब नहीं दे सके कि किन जराए से लंदन की 3 जायदादें हासिल की गईं। इसके अलावा हुकूमत ने जानिबदारी से मुताल्लिक केस बनाने के लिए एक अखबार के आर्टिकल का भी हवाला दिया है और मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि उस आर्टिकल में लिखा था कि यह खबर गर्दिश करती रही कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को जस्टिस फाइज ईसा की अपील पर बनने वाले लार्जर बेंच का हिस्सा बनने के लिए खत लिखा था। हुकूमती अपील के मुताबिक एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने 18 मई को चीफ जस्टिस को खत लिखकर पूछा था कि क्या जजेस की तरफ से ऐसे खतूत लिखे गए, अगर हाँ तो उनकी नकूल फराहम की जाए, मगर उन खतूत की मौजूदगी की ना नफ़ी की गई और ना ही उनकी नकूल फराहम की गई। और इस हवाले से जो न्यूज़ रिपोर्ट आई है वो जानिबदारी के ग्राउंड्स की तस्दीक करती है। हुकूमती अपील के मुताबिक जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसमें दरख्वास्त गुजारों ने कानूनी सवाल उठाया था कि अक्सरियती फैसले ने अदालती एहतसाब के दरवाजे बंद कर दिए हैं और ये इंसाफ का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। हुकूमती अपील के मुताबिक किसी भी जज की तौहीन मकसद नहीं था और इस किस्म की ज़बान अक्सर अदालती फैसलों में देखी जा सकती है, इसलिए ये कहना कि दरख्वास्त में जो ज़बान इस्तेमाल की गई है वो तौहीन आमेज़ है, ये बात वाज़े तौर पर गलत है। साथ ही FBI ने भी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात पर अपील इन चैम्बर दायर कर दी है और मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि FBI को सुने बगैर जस्टिस काजी फाइज ईसा नज़रसानी केस का फैसला दिया गया। सरीना ईसा लंदन की 3 जायदादों की वजाहत नहीं कर सकी। सरीना ईसा FBI के नोटिस के बावजूद रकूम की बैरून मुल्क मुंतकली पर वजाहत नहीं दे सकी। जस्टिस फाइज ईसा नज़रसानी केस का फैसला गैर कानूनी है। हमारी अपील को पहली नज़रसानी अपील के तौर पर समाअत के लिए मंजूर किया जाए और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात ख़त्म किए जाएँ। इस पूरे मामला पर बात करने के लिए हमने वज़ीर कानून फ़रूख नसीम को प्रोग्राम में आने की दावत दी तो उनकी तरफ से जवाब आया कि वो मसरूफ़ हैं। साथ ही सेनेटर अली ज़फ़र को भी प्रोग्राम में आने की दावत दी गई मगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। क्या हुकूमती दलाइल और कानूनी सवाल जो उठाए गए वो दुरुस्त हैं, इस पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर कानूनदान हामिद खान और लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड शाह कावर साहब हमारे साथ मौजूद। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हामिद खान साहब, आप इस पिटीशन को कैसे देख रहे हैं हुकूमत की तरफ से? मैं समझता हूँ आइन में कोई गुंजाइश नहीं है कि रिव्यू पर रिव्यू किया जाए। रिव्यू सिर्फ एक दफ़ा हो सकता है, बारहा नहीं हो सकता। ये नया ही कानून, नया ही जूरिस्प्रूडेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अफसोसनाक बात है। मैं समझता हूँ कि जो कुछ किया गलत किया है। दूसरी बात यह है कि अभी तक तो फैसले की डिटेल जजमेंट ही नहीं आई है, रीजनिंग ही नहीं आई। आप कैसे मफरूज़े पर चल सकते हैं कि ये कहा होगा, ये नहीं कहा होगा, ये बात, ये वजह होगी, ये वजह नहीं होगी। तो पहले फैसले को तो आ जाने दें, फिर उसके बाद आप अपनी ग्राउंड्स दें उसमें। साहब, और जो एक लेटर की बात आई थी और अखबारी रिपोर्ट के हवाले से कि जी जजेस ने ख़त लिख कर कहा है कि वो बेंच का हिस्सा क्यों नहीं, उस हवाले से बायसनेस का जो इल्ज़ाम लग रहा है, इस हवाले से आप क्या कहिएगा? ये मेरे नज़दीक बहुत ही अफसोसनाक कोशिश है जुडिशरी को आपस में डिवाइड करने की, आपस में तकसीम करने की और अदलिया को कमज़ोर करने की। ये सारी वो साजिश है। बाकी बात यह है कि इस बेंच का हिस्सा बनने के लिए किसने क्यों लिखना, जबकि बड़ा वाज़े तौर पर उसके ऊपर एक जजमेंट आ चुकी है। पहले मसला यही चला था कि कौन जजेस जो हैं रिव्यू पिटीशन में बैठ सकते हैं, उस पर बड़ी लंबी चौड़ी बहस और बड़ा लंबा चौड़ा फैसला हुआ। हमने भी बहस की थी, हमने यही कहा था कि उतने ही जज होने चाहिए और वही जज होने चाहिए जिन्होंने पहले पिटीशन सुनी है। फ़र्क इतना था कि उस फैसले के बाद एक जज जो था 10 में से रिटायर हो गए थे, उनकी जगह कोई और जज आ जाएगा। बाकी 9 के 9 तो वही रहेंगे जो पहले रिव्यू में बैठे हैं और यही कानून है, यही सुप्रीम कोर्ट के रूल्स कहते हैं। तो इसलिए इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि इस किस्म
किस्म का इल्ज़ाम लगाया जाए कि कोई ख़ुद उसमें बेंच का हिस्सा बनना चाहता था। जो बेंच 19 जून को जिसने फ़ैसला किया था वो ही मजाज था रिव्यू पिटीशन सुनने के लिए, लिहाजा उन्होंने ही बैठना था। और ये इस मसले के ऊपर कि कौन सा बेंच सुनेगा उस पर वाज़ेह जजमेंट दे चुके हैं, और वो यूनानिमस जजमेंट थी 6 जजेस की कि हाँ वही सुनेंगे। तो लिहाजा इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। और इस किस्म के इल्ज़ाम लगाना तो सरियन अदालत को बदनाम करने की, अदालत को मुतनाज़ा करने की, अदालत को आपस में तकसीम करने की एक बड़ी मज़मूम कोशिश है। शाखावर साहब, आप कैसे देख रहे हैं आईनी और कानूनी तौर पर इस मामले को? आइन में आर्टिकल 188 के तहत किसी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ रिव्यू ज़रूर फाइल किया जा सकता है, लेकिन उस रिव्यू का स्कोप ये होता है कि उसमें कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कोई ऐसा कानूनी सुकम जो है वो सामने आ गया हो जिसको दुरुस्त करना ज़रूरी है। तो वो तो आपने देखा है कि एक जो पहला फ़ैसला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसके ख़िलाफ़ एक बाकायदा रिव्यू आर्टिकल 188 के तहत फ़ाइल किया गया और उसका फ़ैसला जो है 6-4 की अक्सरियत से सामने आ गया, वो रिव्यू एक्सेप्ट हो चुका है। तो क्यूरेटिव रिव्यू जो है ये एक एलियन कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान की जुडिशल तारीख़ में। एक चीज़ ज़रूर है जो कि शायद इस पिटीशन में भी मौजूद है और जो एतराज़ात हुए इसमें भी थे कि किसी भी ऐसे केस का फ़ैसला जो कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू में भी कर चुकी हो, लेकिन अगर वो पर इंक्यूरियम हो, वो बिल्कुल ही सिरे से एक गैर कानूनी फ़ैसला हो, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट ख़ुद उसका सुओ मोटो रिव्यू ले सकती है। ऐसे हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं। जैसे एक टिक्का इकबाल केस था, उसमें यह था कि वो जो दोबारा एमरजेंसी नाफज की थी जिसमें जजेस को जो है वो बरतरफ कर दिया गया था, उसके नतीजे में एक टिक्का इकबाल साहब ने एक पिटीशन फाइल की थी और वो रिजेक्ट हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट में भी गई, वो रिजेक्ट हो गई, रिव्यू भी खारिज हो गया। लेकिन उसके बाद जब ये देखा गया कि ये एक कल्यूसिवनेस के तहत ये एक फ़ैसला लिया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ख़ुद एक सुओ मोटो रिव्यू लेकर उसको रीविज़िट किया था। तो यहाँ पर यह बात ज़रूर है कि ऐसी जजमेंट्स जो कि सुप्रीम कोर्ट की नज़र में ऐसी जजमेंट हो जो कि पर इंक्यूरियम हो, जिसका कानून के तहत कोई उसका वास्ता ना हो और बिल्कुल पेटेंटली एक गैर कानूनी जजमेंट हो, तो उसमें तो रीविज़िट हो सकता है। लेकिन रीविज़िट भी एक ऐसा बेंच करेगा जो कि पहले जो फैसला हुआ है, जिस बेंच के जितनी तादाद के लोगों ने जजेस ने किया है, उससे भी बड़ा बेंच जो है वो उसका फ़ैसला कर सकता है। तो लिहाजा मैं सब अभी चूँकि रजिस्ट्रार के फ़ैसले के ख़िलाफ़ चैम्बर अपील की जा सकती, तो इन्होंने चैम्बर अपील फ़ाइल की है। अब देखना ये है कि ये जिस मुअज़्ज़ज़ जज साहब के पास लगेगी वो या तो ख़ुद इसका फ़ैसला करेंगे या वो बेंच में भी एक दो से ज़्यादा जजेस इस जो है चैम्बर अपील का फ़ैसला कर सकते हैं। हामिद खान साहब, ये जो बात की गई है कि जी अहलिया को भी और उनके बच्चों को भी इस्तिस्ना मिल गया तहकीकात से, क्या ऐसा है कि अगर FBI इंडिपेंडेंट भी तहकीकात करना चाहे तो वो नहीं कर सकता है इस फैसले के तहत? ऐसी कोई बात नहीं। देखिए ना, अभी तक डिटेल रीजंस आने हैं। उसमें एक पिटीशन उनकी अहलिया की है, उसमें पिटीशन बार एसोसिएशंस की है, उनकी अपनी रिव्यू पिटीशंस हैं। अभी मेजॉरिटी का व्यू भी आना है, डिटेल रीजंस आने हैं मेजॉरिटी के, और माइनॉरिटी के भी डिटेल रीजंस आने हैं। उसके बाद कुछ कहा जा सकेगा कि इसमें क्या असूल तय किया है सुप्रीम कोर्ट ने या मेजॉरिटी ने क्या असूल तय किया, क्या किसी को इस्तना किया कि नहीं। मुझे यकीन है कि इस किस्म का इस्तना नहीं होगा, ना कभी कोई अदालत करेगी। तो लिहाजा इसमें मफरूज़ों पर चलते हुए ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, ये सारे मफरूज़े हैं, इसके पीछे बदनीयती का अंसर है, मैं समझता हूँ। शाकर साहब, आप क्या कहिएगा, ये इस्तिस्ना का बच्चों को और अहलिया को इल्ज़ाम, साथ में बायसनेस का इल्ज़ाम, आपके ख्याल में ये वाकई तासुर मिलता है जजमेंट से? देखिए, मैं बताऊं कि जो रिव्यू में नॉर्मली तो आप जो कुछ कानूनी सुकम है उसको आप हाईलाइट करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो असल जो रिव्यू है वो तो खारिज हो चुका है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के उसमें ग्राउंड्स लेना, मैं समझता हूँ कि वो काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है हुकूमत के लिए, क्योंकि इसमें देखना ये है कि इसमें जो रिव्यू क्यूरेटिव रिव्यू जिन्होंने फ़ाइल किया है उसमें जो पिटिशनर नंबर 1 है वो सदर मुमलिकत हैं, उसमें फेडरेशन ऑफ
पाकिस्तान भी जो है वो पटिशनर है, उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मिनिस्टर लॉ और भी बहुत सारे लोग जो हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे ग्राउंड्स लेना जो है उसमें ख़ासी एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि एक जो फैसला ऑलरेडी रिव्यू में हो चुका है उसके बाद इस तरह की ग्राउंड्स लेना मैं समझता हूँ कि वो नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। हामिद खान साहब, एफबीआर ने भी पटिशन दायर कर दी है और उन्होंने कहा है कि हमें सुने बगैर जैसे फाइजा केस का फैसला दे दिया गया, सरीना ईसा लंदन की 3 जायदादों की वजाहत नहीं कर सकी, ये सारे मामलात उन्होंने रखे हैं। एफबीआर की अपील को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल कानूनी तौर पर बेबुनियाद है। पहली तो बात ये है कि एफबीआर तो इन्वॉल्व ही 19 जून के फैसले के बाद हुई है, उससे पहले एफबीआर कहीं भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि आया हुकूमत या एफबीआर को क्या ज़रूरत है कि ख़ुद पटिशनर बने? उन्होंने तो केस सुनना है, उसके फिर अपील भी सुननी है, उसके बाद और भी मामलात होने हैं। तो इनसे तो इनके सामने तो फैसले करने की इनको मजाज किया है इनकम टैक्स के कानून ने और दूसरे कवानीन ने। ये पार्टी क्यों बन रहे हैं? बड़े अफसोस की बात है। ये हुकूमत इस हद तक चली गई है कि वो एफबीआर जैसे एक अदारे को, हुकूमती अदारे को मजबूर कर रही है कि जज के ख़िलाफ़ पटिशनें करे। ये कहाँ तक जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। बहुत शुक्रिया कानूनी राय आपने सुनी। आज प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।